सर ये लोगों को इस मुश्किलों से जान छूटेगी या ये सफ़र अभी ऐसे ही आगे चलेगा? दिलीप भाई, कदरे तो चीज़ बेहतर हुई है। जैसे आपने खुद फरमाया कि अगर पिछले मार्च में 35% से चीज़ों की कीमत बढ़ रही थी, तो इस मार्च में 20% से बढ़ रही है। 20% भी बहुत ज़्यादा है। और जैसे आपने फरमाया कि जो क़ुव्वत ख़रीद है लोगों की, या लोगों की जो आमदन है, वो 20% से नहीं बढ़ रही। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा लोग और गरीब होते जा रहे हैं। और इनफैक्ट अगले साल एक तखमीना है कि 1 करोड़ पाकिस्तानी और मज़ीद ख़त गुर्बत के नीचे जाएगा। 9 करोड़ पाकिस्तानियों को हमने ऑलरेडी गुर्बत में धकेल दिया है। तो 10 करोड़ पाकिस्तानी तकरीबन 39% अभी हैं, 42-43% तक पाकिस्तानी जो है वो ख़त गुर्बत के नीचे चले जाएंगे। तो एक बड़ी एक संजीदा मसला है। और हम ये काबू नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम बजट डेफिसिट्स कम ना करें, अपना हुकूमत का खसारा कम ना करें। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हुकूमत का आज खसारा जो है वो हम पूरा करते हैं पैसे छापने से एसेंशली। तो जब हम पैसों की मिकदार बढ़ा देते हैं और चीज़ें उतनी रहती हैं, तो ज़्यादा पैसा कम चीज़ों के पीछे जा रहा है, तो महंगाई हो जाती है। तो जब तक कि हम हुकूमत का खसारा कम नहीं करेंगे, जिसका तरीका यही है कि या टैक्स ज़्यादा लें या अखराजात कम करें, तो जब तक हम हुकूमत का खसारा नहीं कम करेंगे, मिफ्ता ये साहब, अभी तक महंगाई तो ये से सूरत अब हाल ये मुझे है कि जान जितना छूटते हुए फेडरल नज़र नहीं गवर्नमेंट आ का रहा। सारा रेवेन्यू है, उस सारे रेवेन्यू में भी हज़ार अरब का और कर्जा लेकर तो हम सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स कर रहे हैं। तो अगर ये सूरत हाल रहेगी तो फिर तो ये नॉन वाइबल ऑप्शन है, ये इससे तो हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा आपको। एनएफसी रिव्यू करें, टैक्सेस जितने आप लोगों पे लगा सकते हैं लगा चुके हैं आप। अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर को आप छेड़ते नहीं हैं, रियल स्टेट है, रिटेल की तरफ आप जाने लगे हैं, मालूम नहीं है कितनी सक्सेस होगी। तो सैलरीज को निचोड़े जा रहे हैं हम लोग। देखिए, सैलरी क्लास जो है वो सबसे कमज़ोर तबका है पाकिस्तान में सियासी तौर पर, इसलिए। और आप उनको निचोड़ लेते हैं, उनकी गर्दन पतली होती है, इसलिए अब आपने 50,000 रुपये से तनख्वाह पे टैक्स लगा दिया है। और लाख रुपए की तनख्वाह लेने वाले के ऊपर आप 10% टैक्स लगा दें। लेकिन जो 90% अगर हमारे ज़राअत के जो शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले भाई बहन गरीब भी हों, तो 10% तो पैसे वाले हैं, हम उनके ऊपर भी टैक्स नहीं लेते। पाकिस्तान में खरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं। हम पूरे पाकिस्तान के चारों सूबे मिलाकर सिर्फ 8 अरब रुपया इनसे टैक्स लेती है। तो हमको प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाना होगा। दुकानदारों के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, वो बड़ी अच्छी बात है, वो भी लगाना होगा। जिन शोबों पे हमने टैक्स नहीं लगाया, रियल एस्टेट की आपने बात करी, लेकिन ये जो आपने बात की एनएफसी अवार्ड की, ये फर्स्ट ज़रूरत है। आप इस वक्त सूबों को वाफर पैसे देते हैं तो वो टैक्स नहीं लेते प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर से। वफाक जो है, जैसे आपने फरमाया कि सिर्फ सूद वापस करने के लिए हमको कर्ज देना पड़ता है, हम डेट ट्रैप में फंस गए। हम बैंकरप्सी के नहज पे ही खड़े रहेंगे जब तक कि हम एनएफसी अवार्ड को चेंज नहीं करेंगे। और इस मुल्क में अगर आपको सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन चाहिए, जो पहले होता था कि 10% से कम इन्फ्लेशन चाहिए, अनलेस के कोई ऑयल प्राइसेस दुनिया में कोलैप्स हो जाएं, हमको एनएफसी अवार्ड को एड्रेस करना होगा। और सबसे बेहतर तरीका ये है कि जो इस साल का रेवेन्यू है, जितना सूबों को पैसा दिया है 57% के हिसाब से वो दें। लेकिन जो अगले इसके ऊपर जो रेवेन्यू आ रहा है, उसके अंदर से वफाक को एक बड़ा शेयर रखने दें। वरना अगर वफाक बैंकरप्ट हो जाती है या वफाक इतना बड़ा खसारा करती है, तो तुम लोग गरीब हो जाते हैं, सूबे भी आगे अच्छी तरह नहीं चल सकेंगे। अच्छा मिफ्ता साहब, आप क्योंकि ख़जाने की वजारत आप चलाते रहे हैं, बहुत बेहतर पोजीशन होने में बेहतर पोजीशन में आप इस सवाल को एड्रेस करने के लिए 25-30 अरब डॉलर की एनुअल रिक्वायरमेंट्स है अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की। तो ये कहाँ से हम इतने डॉलर लेकर आएंगे? नोट तो आपने छाप लिए, चाहे कर्जा बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, डॉलर आप छाप भी नहीं सकते। कहाँ से, कौन देगा हमें? सर, कोई नहीं देगा। और ये उम्मीद लगाना छोड़ देनी चाहिए कि कोई देगा। ये एक तो डिफीटिस्ट मेंटालिटी है कि आप जाके कहेंगे सऊदी अरब या यूएई या कतर वो हमको बेल आउट कर दे, या अमेरिका या चीन या आईएमएफ बेल आउट कर दे। ये कोई तरीकाकार नहीं है ना तो एक फिर एक क्या एक, करें? रिक्वायरमेंट एक तो अब है, हमारे इज्जतदार पास है कौम भी के नहीं है लिए। डॉलर। सब सब दो तीन चीज़ें हैं। बरामदात बढ़ाइए, नंबर एक। आप बरामदात को बढ़ाएं, नंबर एक। रेमिटेंसेस को बढ़ाइए, नंबर दो। नंबर तीन, फिर आप ये भी करें ना कि अपने बच्चों को अगर आप अच्छी तालीम देंगे तो शायद आईटी का एक्सपोर्ट भी हो जाएगा। आईटी का एक्सपोर्ट जो है वो बिल्डिंगें और ज़मीनें देने से नहीं होता है। आईटी का एक्सपोर्ट अच्छी ट्रेनिंग देने से होता है। हमने ये भी नहीं किया है। यहाँ पे 60% बच्चा जो है वो सिर्फ स्कूल में, 40% बच्चा स्कूल में नहीं है। औसतन आप देख लीजिए कि पिछले अभी ASR की रिपोर्ट आई है कि चारों सूबों के अंदर जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो गिरा है। और सिर्फ 22% बच्चे सिंध में और बाकी सूबों में 25 या 30% बच्चे जो हैं वो पाँचवीं के बच्चे हैं जो दूसरी का मैथ कर सकते हैं, दूसरी जमात का मैथ।
तो मतलब आप पढ़ाते भी नहीं हैं। उसके बाद आपकी पॉपुलेशन 80 लाख से बढ़ रही है हर साल, आप उनको 5 साल बाद स्कूल बच्चों को भेजना होगा, आपके पास क्लासरूम नहीं है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल भी नहीं करते। जो एनएफसी अवार्ड के अंदर जब तक आप ये नहीं करेंगे कि वफाक का लोकल श्रिंक नहीं करेंगे, देखिए गुजारिश ये है नदीम भाई कि जब लोकल बजट डेफिसिट्स होता है तो यहाँ हम पैसे छापते हैं या हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, बाहर से बोरो करते हैं। ये बाहर से जो बोरो करा हुआ है ये आज वापस करना मुश्किल हो रहा है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी इसलिए होता है, जिसको ट्विन डेफिसिट कहते हैं, कि बजट डेफिसिट होता है। तो सब गुनाहों की जो जड़ है वो बजट डेफिसिट है। हमको पहले बजट डेफिसिट कम करना पड़ेगा। हम अगर ये बातें करते रहेंगे तो कम नहीं होगा। अगर जब तक कि आपने एनएफसी अवार्ड को नहीं देखा, जब तक कि आपने नए टैक्स एवेन्यूज़ को नहीं देखा, जब तक कि आपने अखराजात को भी एक बड़ी ज़ोरदार जाविये से नहीं देखा कम करने की कोशिश करने की, आप ये मुल्क के अंदर आप फिस्कल हालात ठीक नहीं कर सकेंगे और गरीब आपका गरीब तर रहता रहेगा। अगर आपको बजट बनाना हो तो आपकी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी? कौन से ऐसे एरियाज़ होंगे जिनको आप टैक्स करना चाहेंगे, और कौन से ऐसे एरियाज़ होंगे जहाँ से आप अखराजात की कटौती कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले जो हमने टैक्स किया था दुकानदारों के ऊपर, वो तो टैक्स लगाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमने वफाक ने एक प्रॉपर्टी का टैक्स किया था जो आजकल भी 7E जिसको कहते हैं, जो कि आज भी उसमें पड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में है कि वो लीगल है कि नहीं है, वफाक लगा सकती है या सिर्फ सूबा लगा सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर एनएफसी अवार्ड होता है तो ये, क्योंकि एनएफसी के अंदर ना सूबे एग्रीकल्चर इनकम ले सकते हैं ना प्रॉपर्टी टैक्स, तो ये वफाक को दे देना चाहिए और हम प्रॉपर्टी टैक्स को बहुत ज़्यादा टैक्स बना सकते हैं। जो मैं नहीं करूँ, कभी भी ना करूँ, वो इनकम टैक्स की कोई शरह को, किसी नंबर को ना बढ़ाऊँ इनकम टैक्स की, ना ही मैं सेल्स टैक्स का परसेंट 18% है उसको बढ़ाऊँ। ये दो चीज़ें बिल्कुल मैं ना करूँ। और उसके बाद आप जैसे कि एक मरतबा दुकानों पे टैक्स सेट कर लें, तो आप उसके बाद सर्विस सेक्टर के अंदर और जगहों पे जाएँ। ये हमारे डॉक्टर्स, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, ये जो हैं, ये आर्किटेक्ट्स, ये इतना टैक्स नहीं देते, यहाँ पे भी टैक्स कंप्लायंस करवाएँ। ये वफाक की बात कर रहा हूँ मैं। और साथ साथ आप अखराजात को देखें। अखराजात में सर आप बहुत ज़्यादा सब्सिडी देते हैं पावर सेक्टर के अंदर, क्योंकि पावर सेक्टर के अंदर कॉस्टें बढ़ती रहती हैं, आप सारी कॉस्ट पास नहीं करते, आप उसको सब्सिडाइज करते हैं वफाक से। वो सब्सिडी आपको नहीं दे सकते अब आप, तो वो नहीं देनी चाहिए और थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए कि उस सब्सिडीज़ को देख लें। उसके बाद आप ये जानते हैं कि वह पूरा आज़ाद कश्मीर हुकूमत का बजट पूरा वफाक देती है, गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का पूरा बजट वफाक देती है। फाटा के जितना भी खर्चा है वो केपी हुकूमत नहीं देती, ना कोई सूबा देता है, वो भी पूरे का पूरा वफाक देती है। तो इन चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है कि ये सारा वफाक के ऊपर ख़र्चा क्यों है। उसके बाद मैं पीएचडीपी को जो है वो एकदम रैशनलाइज कर दूं और कम कर दूं, माँ सिवाय बड़े प्रोजेक्ट्स के जो कि इंटर प्रोविंशियल प्रोजेक्ट्स हो या कोई बड़ा डैम बनाना हो, पीएचडीपी के अंदर बिल्कुल ज़ीरो कर दूं कुछ सालों के लिए। बिस्क को मैं ना काटूं, बिस्क को बड़ा करूं, लेकिन उसके अंदर सूबों को शामिल कर दूं कि आपके सूबे में जो पैसे दिए जाते हैं उसमें सूबों को आधा कम अज़ कम पैसा देना चाहिए। ये आपको बीआईएसपी वाला तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वफाक मौजूदा वसाइल के साथ बीआईएसपी को चला नहीं सकता। सूबों को अपनी पॉपुलेशन शेयर के हिसाब से उसमें हिस्सा डालना पड़ेगा। सर, एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट इशू है, अभी जो हुकूमत मौजूदा है ये एक वीक पोलिटिकल गवर्नमेंट है, उसके पास अपनी इतनी तादाद भी नहीं है कि सादा अक्सरियत भी उसकी पूरी हो। पीपल्स पार्टी उसका इत्तेहादी है लेकिन हुकूमत में शामिल नहीं है। आईएमएफ से आपने डील करनी है, तो क्या मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर के पास इतनी स्पेस होगी कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी पॉलिसी बना सकें और उसको इम्प्लीमेंट कर सकें? ये दो अलग अलग बातें। आईएमएफ से डील करना तो नागुज़ीर है। जब हमने पिछले साल आईएमएफ से डील नहीं करी थी तो वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बुरा साल निकला है इन टर्म्स ऑफ महंगाई और इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, कि ग्रोथ भी नहीं हुई आपकी और महंगाई ऊपर से बढ़ हो गई, बड़ी से बड़ी हो गई। सो आपको ये वाली हरकत नहीं करनी चाहिए। आईएमएफ से डील करना तो ज़रूरी है। मेरे ख्याल से इसमें पीपल्स पार्टी और तमाम पार्टियां सपोर्ट करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर साहब को ये स्पेस अवेलेबल होगी कि वो जो जो पॉलिसी सही समझते हैं वो कर सकते हैं? तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो अवेलेबल होगी। मैं नहीं समझता हूँ कि इस हुकूमत को या इन पार्टियों को, जो एग्जिस्टिंग हमारी पार्टियाँ हैं बशमूल पीटीआई, उसको इदराक है कि क्या क्या मुल्क के अंदर ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि ना हुकूमत के पास ये सलाहियत है कि वो कर सकते हैं। क्या इसके लिए बहुत मुनासिब नहीं है कि जो चीज़ें मैंने और आपने अभी सवाल जवाब किए हैं इस प्रोग्राम में, कोई पार्लियामेंट इसके ऊपर हफ्ता लगा के पहले बहस कर ले, फिर बजट पेश किया जाए, ताकि लोगों को सच बताएं भी और सच बोलें भी? सर पार्लियामेंट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह गालियां देने की फुर्सत नहीं है। एक दूसरे को हाथ मिलाना आजकल मुज़र हो गया है कुछ कुछ लोगों को दूसरे लोगों से।
तो वो पार्लियामेंट जिसके अंदर हम सिर्फ फ़िक्रे कसते हों एक दूसरे के ऊपर, उसमें हम डिस्कशन क्यों कर सकेंगे। और उसके बाद दूसरा ये कि जो कवानीन आपने बनाए, 14वीं तरमीम, फिर 18वीं तरमीम और अब जस्टिस मुनीब का फैसला, उसके बाद आपने पार्लियामेंट को तो मीनिंगलेस कर दिया है। अब तो सिर्फ लीडर जो है वो चाहेगा न सिर्फ के लोगों को वो वोट देना पड़ेगा, बल्कि अगर उसके खिलाफ वोट देंगे तो वो काउंट भी नहीं होगा। तो पार्लियामेंटेरियंस की तो कोई हैसियत नहीं है। पहले भी ये होता था कि एक एक साल तक पार्लियामेंटेरियंस प्राइम मिनिस्टर साहब से नहीं मिल सकते थे, अब आपने और भी इनको वो कर दिया है। तो पार्लियामेंट्स का क्या मसला है, वो तो सिर्फ 3-4 लीडर जो पार्टी के होते हैं उनकी मर्जी चलती है।